हामी भन्छौँ एउटाले टट्टी खायो, जनताले टट्टी खानु हुँदैन। हाम्रो मुद्दा गोर्खाल्यान्ड हो। अथवा पण्डित कति बेला आए, बजेट कति छन्, प्रसाद पुगे कि पुगेन भन्ने एउटा पूजाको त समीक्षा हुन्छ। They are playing with fire. You see, if they really try to impose that sort of anti-people's, Sikhs, there will be, there will chaos. They are trying to safeguard the minorities. I am also tribal. गांधी की भूमि अक्सर अपने ही गांधी को खामोश कर देती है, लेकिन सवाल यह है कि उस दिन प्लांटर्स क्लब में वास्तव में क्या हुआ था। क्या यह सिर्फ एक और राजनीतिक षड्यंत्र था, या फिर एक ऐसी घटना जिसने इतिहास पर अपने गहरे निशान छोड़ दिए। सुबह 9:30 के आसपास किस क्षेत्र ने अपनी सबसे चौंकाने वाली घटना का गवाह बना। तारीख 21 मई 2010। दार्जिलिंग की शांत वादियों में फैली हल्की धुंध, जो आमतौर पर निर्मल और सफेद दिखाई देती थी, शायद उस दिन लहू से लाल हो गई होगी। एक व्यक्तिगत दुश्मनी या फिर एक सुनियोजित राजनीतिक हत्या। हिंसा के पुजारियों की भाषा सिर्फ रक्तपात से लिखी जाती है। स्वागत है इनर कॉल में। उस दिन क्या हुआ था? मदन तमांग सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि दार्जिलिंग की अशांत पहाड़ियों में तर्क और समझ की आवाज थे। वे एक ऐसे नेता थे जो हिंसा की बजाय संवाद, तानाशाही की बजाय लोकतंत्र और अवसरवाद की बजाय ईमानदारी में विश्वास रखते थे। अखिल भारतीय गोरखा लीग ABGL के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने समय की प्रभावशाली शक्तियों के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर गोरखालैंड आंदोलन में फैली डर और धमकी की राजनीति को चुनौती दी। 1 जून 1948 को दार्जिलिंग जिले के मेघमा गांव में जन्मे मदन तमांग बचपन से ही राजनीति की ओर आकर्षित थे। 1970 के दशक में उन्होंने तारुण गोरखा ABGL के युवा संगठन का नेतृत्व किया और बाद में सुभाष घी सिंह और बिमल गुरुंग जैसे नेताओं के कट्टर आलोचक बन गए। लेकिन उनके दृष्टिकोण में एक बड़ा अंतर था। वे गोरखालैंड के लिए हिंसक संघर्ष के बजाय एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रास्ते में विश्वास रखते थे। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि एक अलग राज्य की मांग डर और रक्तपात के माध्यम से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद के जरिए पूरी होनी चाहिए। कई धमकियों और विरोधों के बावजूद मदन तमांग अपने विचारों पर अडिग रहे। उनकी बातें उन लोगों को प्रेरित करती थीं जो दार्जिलिंग की राजनीति में फैले डर और दबाव की संस्कृति से बाहर आना चाहते थे। वे बार बार यह सवाल उठाते थे कि आखिर सत्ता में बैठे लोग जनता की भलाई के बजाय अपने स्वार्थ को क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं। वे पारदर्शी और जवाबदेह नेतृत्व के प्रबल समर्थक थे, जो जनता के हितों को निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर रखता। लेकिन उनका यह साहस और सच्चाई के लिए संघर्ष ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। 20 मई 2010 वह दिन जब दार्जिलिंग एक बड़ी राजनीतिक घटना की ओर बढ़ रहा था। मदन तमांग और उनकी पार्टी अखिल भारतीय गोरखा लीग ABGL ने 21 मई को दार्जिलिंग में एक सार्वजनिक सभा आयोजित करने की योजना बनाई थी। यह कार्यक्रम शहर के प्रमुख स्थान प्लांटर्स क्लब के पास होना था, जहां से उनकी आवाज को जनता तक पहुंचाया जा सके। हालांकि राजनीतिक माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। मदन तमांग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा GJM के नेता बिमल गुरुंग के मुखर आलोचक थे और उन्होंने खुलकर उनके तरीकों और पहाड़ियों में उनकी पकड़ का विरोध किया था। उन्होंने राजनीतिक धमकी और हिंसा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, जिससे वे उन ताकतों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके थे जो अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहती थी। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और दबंग राजनीति के खिलाफ उनकी बेबाक आवाज ने उन्हें एक संभावित लक्ष्य बना दिया था। 21 मई 2010 की सुबह जब दार्जिलिंग धीरे धीरे जाग रहा था, ABGL कार्यकर्ता प्लांटर्स क्लब के पास सभा स्थल की तैयारियों में लगे हुए थे। यह वह स्थान था जहां मदन तमांग जनता को संबोधित करने वाले थे। सुबह 9 बजे मदन तमांग स्वयं वहां पहुंचे। अपनी हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वासी मुद्रा में वे पूरी व्यवस्था का निरीक्षण करने लगे। उनके साथ सिर्फ कुछ समर्थक मौजूद थे और सुरक्षा का कोई विशेष इंतजाम नहीं था।
हालांकि राजनीतिक तनाव पहले से मौजूद था, लेकिन उस समय तक कोई भी यह नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में इस स्थान पर इतिहास की सबसे भीषण घटनाओं में से एक घटने वाली थी। सुबह 9:30 पर प्लांटर्स क्लब के पास अफरा तफरी मच गई जब करीब 100 हथियारबंद लोग चौरास्ता से होते हुए वहां पहुंचे। वे खुकरी, चाकू और लोहे की छड़ों से लैस थे और आते ही समारोह स्थल पर हमला बोल दिया। यह एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि हमलावरों ने सुनियोजित तरीके से मंच, कुर्सियां और बैनर तोड़ने शुरू कर दिए। मदन तमांग उस समय मंच पर नहीं थे। वे अभी भी कार्यक्रम की तैयारियों को देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने हिंसा भड़कती देखी तो वे आगे बढ़े, हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह वह निर्णय था जिसने उनकी जान ले ली। जैसे ही अराजकता फैली, मदन तमांग हमलावरों की ओर बढ़े, उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने हमलावरों को रोकने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते, उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। निर्दयी हमलावरों ने उन पर बेरहमी से खुकरी से वार किया। बार बार उनके सिर, गर्दन और धड़ को निशाना बनाया। हमला बहुत तेज और हिंसक था। कुछ ही क्षणों में वे खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके समर्थक, जो पूरी तरह अप्रत्याशित हमले से स्तब्ध और संख्या में कम थे, कुछ नहीं कर सके। हमलावरों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, जब तक कि वे पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो गए कि मदन तमांग अब जीवित नहीं बचेंगे। जैसे ही हमलावरों को यकीन हो गया कि मदन तमांग अब जीवित नहीं हैं, वे मौके से फरार हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए खून से सनी जमीन और एक भयावह मंजर। सुबह 9:45 पर स्थानीय लोग और उनके समर्थक उन्हें दार्जिलिंग जिला अस्पताल ले गए, आखिरी उम्मीद के साथ कि शायद उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिन लोगों ने यह निर्मम हत्या अपनी आंखों से देखी थी, उनकी सबसे बुरी आशंका सच हो गई। मदन तमांग की सरेआम हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैली और पूरा दार्जिलिंग सदमे और आक्रोश से भर उठा। डर, गुस्से और शोक के मिले जुले माहौल में शहर पूरी तरह बंद हो गया। दुकानें अपने आप बंद हो गईं। व्यवसाय और रोजमर्रा की जिंदगी ठहर सी गई। दार्जिलिंग, जो राजनीतिक संघर्षों का गवाह रहा था, ने इससे पहले इतनी बेखौफ और दिन दहाड़े की गई हत्या कभी नहीं देखी थी। मदन तमांग की हत्या की जांच शुरू से ही चुनौतियों से भरी रही। शुरुआत में पश्चिम बंगाल सीआईडी ने मामले को अपने हाथ में लिया, लेकिन जांच की गति बेहद धीमी रही। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2010 में जीजेएम नेता और मुख्य आरोपी निकोल तमांग को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह सीआईडी की हिरासत से रहस्यमय तरीके से फरार हो गया। जांच में आ रही रुकावटों और राजनीतिक दबावों के चलते मामला सीबीआई को सौंपा गया। 2015 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें जेएम प्रमुख बिमल गुरुंग समेत 48 लोगों को आरोपी बनाया गया। हालांकि कई वर्षों तक कानूनी लड़ाइयां चलती रहीं और अधिकांश आरोपी बरी हो गए या उन्हें सजा नहीं मिल सकी। 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिमल गुरुंग को फिर से आरोपी बनाने का आदेश दिया, जिससे न्याय की उम्मीदें फिर से जगी। ताजा घटनाक्रम में 6 फरवरी 2025 को सीबीआई ने इस मामले के एक फरार आरोपी पुराण बहादुर राय को कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले के बोम्मा संद्रा मारुति नगर से गिरफ्तार कर लिया। राय 2017 से फरार था और दार्जिलिंग से भागकर बेंगलुरु में छिपा हुआ था। सीबीआई की तकनीकी निगरानी और निरंतर प्रयासों के बाद उसे गिरफ्तार किया गया, जो इस लंबे चले आ रहे मामले में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है। इस देश में गांधी की पूजा होती है, फिर भी उन्हें अक्सर खामोश कर दिया जाता है। और यहाँ गांधी सिर्फ एक रूपक नहीं है, वे विरोध का प्रतीक हैं, अन्याय के खिलाफ उठी एक आवाज हैं और सत्ता के दमन को चुनौती देने वाली ताकत है। लेकिन जो लोग उनके रास्ते पर चलते हैं, जो सच और न्याय के लिए खड़े होते हैं, उनका हश्र अक्सर एक जैसा होता है। वे इतिहास से नहीं बल्कि हिंसा से मिटा दिए जाते हैं। उस दिन मैं नहीं जानता कि पहाड़ियों की रानी को गर्व था या वह शोक में डूबी थी,
यह सवाल आज भी दार्जिलिंग के लोगों के लिए अनसुलझा है। क्या यह एक चेतावनी थी या एक ऐसा घाव जो आज भी चुपचाप रिस रहा है, या फिर मदन तमांग उस दिन कोई बड़ा सच उजागर करने वाले थे? क्या उनकी आवाज किसी ऐसी सच्चाई को बेनकाब करने वाली थी जिससे कोई डरता था? क्या उनकी हत्या सिर्फ एक हत्या थी या किसी गहरे रहस्य को दफन करने की कोशिश? थैंक यू। जो चार्जशीट ये सीबीआई ने बुझाया है उसके लिए बहुत मैं खुशी और धन्यवाद देती हूँ। उन लोगों ने जो ड्यूटी अभी निभाया है उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ। Anger in the hills of Darjeeling during the funeral procession of Madan Tamang, the Gorkha League leader who was brutally murdered in broad daylight on Friday. The anger is not just against the 6 Gorkha Jan Mukti Morcha workers who have been named as Tamang assailants, but against the Gorkha Jan Mukti Morcha party as a whole, notwithstanding the fact that the Morcha is spearheading the demand for a separate state of Gorkha land.